जनाब डॉक्टर शहजाद वसीम, लीडर ऑफ द हाउस, प्लीज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिस्टर चेयरमैन, मैं कोशिश करूंगा कि आज अपनी गुफ्तगू को बजट तक ही महदूद रखूं ताकि इस ऐवान का जो कीमती वक्त है वो मज़ीद अरकान भी उससे मुस्तफ़ीद हो सकें। सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और उनकी इकनॉमिक टीम को कि इससे पहले कि सर मैं तकरीर का आगाज़ करूँ, मेरी गुजारिश होगी कि लीडर ऑफ अपोजिशन ने एक बड़ी तवील तकरीर की, हमें इनका बहुत एहतराम है और हमने तहम्मुल के साथ, सुकून के साथ, इज़्ज़त के साथ, एहतराम के साथ उनकी गुज़ारिशात को सुना और हम इसी रवैये की तवक्का रखते हैं अपोजिशन के अरकान से भी। जनाब चेयरमैन, सबसे पहले मुबारकबाद प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और उनकी इकनॉमिक टीम को कि इतने मुश्किल हालात में इस कदर मुआशी तबाही के बावजूद एक अवाम दोस्त, मुतवाज़न ऐसा बजट जो तरक्की और खुशहाली की नवीद लेकर आया है। एक ऐसा बजट जिसका सब्जेक्ट, जिसका मौजू, जिसका मरकज और महवर वो पाकिस्तान के अवाम है और जिसकी बुनियाद ग्रोथ के ऊपर रखी गई है। और ग्रोथ नुमाइशी नहीं, मुआशी ग्रोथ, इंक्लूसिव ग्रोथ, पाकिस्तान के अवाम की ग्रोथ, निचले तबके की ग्रोथ। जनाब चेयरमैन, मुझे भी थोड़ा सा माजी में जाना पड़ेगा क्योंकि मईशत जो है वो एक स्विच ऑन और स्विच ऑफ नहीं है। बहुत से मुहर्रिकात होते हैं जो कि मईशत की समत का तयन करते हैं और कौमों की जिंदगी में बड़ा अहम होता है कि उस वक्त की लीडरशिप बर वक्त और बरमहल फैसले करे ताकि मुल्कों की मईशत सही सिंक पर चलती रहे। एक वाकया हुआ 1989 में जो एक गेम चेंजर था, फॉल ऑफ बर्लिन वॉल। दीवारें बर्लिन गिरी, उसके साथ ही दुनिया में एक बड़ी तब्दीली रूनुमा हुई। कोल्ड वॉर एरा खत्म हुआ और एक ग्लोबलाइजेशन का नया दौर शुरू हुआ। 1989 जनाब चेयरमैन, ये वो वक्त था जब दुनिया की लीडरशिप अपनी इस्लाहात लाने पर जोर दे रही थी ताकि ये जो नया मौशी ऑर्डर है, फ्री मार्केट इकॉनमी का, लिबरलाइजेशन का, डीरेगुलेशन का, उसके साथ नबर आजमा होने के लिए क्या इस्लाहात लाई जाए। यूएस में रेगन, यूके में मार्गरेट थैचर, ईस्टर्न यूरोप के ममालिक, चाइना, इंडिया, तमाम ममालिक इस्लाहात लाने पर लगे हुए थे। और उस वक्त पाकिस्तान में क्या हो रहा था जनाब चेयरमैन? पूरी एक दिहाई 1989 से लेकर 1999 तक बुलंदोबाद दावा करने वाले हमारी ऑपोजिशन की जो दो बड़ी पार्टीज हैं, उनकी हुकूमत थी, वो उस वक्त मुल्क के बजाय अपने इक्तदार की म्यूजिकल चेयर में मसरूफ रही। उस 10 साल के अंदर 4 हुकूमतें बदली और 8 मरतबा, आई रिपीट, 8 मरतबा IMF के प्रोग्राम में गए और नतीजा
99 में मुल्क को बैंकरप्सी के हाल पर छोड़ दिया। एक दहाई हमें लगी रिफॉर्म प्रोसेस शुरू करने में। उसके बाद फास्ट फॉरवर्ड 2008 आता है और 2008 से लेकर 2018 तक एक और दहाई है। 2008 में आपको कैसा पाकिस्तान मिला था? यह रिकॉर्ड की बात है कि जब 2008 में पीपल्स पार्टी की हुकूमत आती है तो उस वक्त, उससे पहले पाकिस्तान 6 से 7% पर ग्रो कर रहा था। पाकिस्तान वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज था एशिया की, आफ्टर चाइना उसका नंबर था। उस वक्त एक मुआशी समत दुरुस्त समत पर जा रही थी। उस वक्त तो स्टील मिल और पीआईए भी नफा बख्श इदारे थे। 2008 में जब आप आते हैं तो आप एक मर्तबा फिर उस रिफॉर्म प्रोसेस को लपेट देते हैं। नतीजा 2008 के बाद 2018 तक, इस दौरान आप आईएमएफ के प्रोग्राम में भी जाते हैं जो आप मुकम्मल नहीं कर सकते पीपल्स पार्टी के दौर में, और फिर पीएमएलएन के दौर में भी आईएमएफ के प्रोग्राम में जाते हैं, और आखिर में 2018 में जो आप मुल्क देकर जाते हैं वो पाकिस्तान की तारीख में ऐसी मिसाल नहीं। एक माशी तौर पर तबाह हाल मुल्क, एक नुमाइशी मईशत का जो प्राइस थी वो पे करने के लिए आप छोड़ गए। 30 बिलियन यूएस डॉलर का बिल हाथ में थमाकर खजाना खाली कि ये लें, भुगतें, चलाएं इस मुल्क को। यह है आगाज 2018 का। तारीख का सबसे बड़ा करंट अकाउंट डेफिसिट 20 बिलियन और 10 बिलियन की फौरी अदायगी, 30 बिलियन का बिल हाथ में थमा दिया और बैठ गए। उस वक्त क्या चॉइसेस थी? सिर्फ 2 चॉइसेस थी, या तो फिर यह मुल्क बैंकरप्ट हो जाए, दिवालियापन, या आईएमएफ के पास जाया जाए। और टाइम शॉर्ट था, फौरी अदायगियां थी। यह टेस्ट होता है लीडरशिप का। इमरान खान सारी उम्र ही लेड फ्रॉम द फ्रंट, एंड व्हेन द कंट्री नीडेड हिम वंस अगेन ही लेड फ्रॉम द फ्रंट। हमारे जो दोस्त ममालिक हैं उन्होंने भी मदद की और बिल आखिर आईएमएफ के साथ हमें मुआहदे में जाना पड़ा। मुश्किल फैसला था, मुश्किल फैसला था, मगर फर्क था। इससे पहले 21 मरतबा आईएमएफ प्रोग्राम में गए। क्या किया? एक दौड़ लगाई, फ्रॉम वन आईएमएफ प्रोग्राम टू अनदर आईएमएफ प्रोग्राम। उस दौरान क्या किया? ना कोई स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, ना कोई ग्रोथ पर तवज्जो, कोई काम नहीं किया, और एक आईएमएफ से दूसरे आईएमएफ तक चलते रहे। इसीलिए तो ये जो आवाज लगाई है, इसलिए तो मैं इसको नुमाइशी मईशत कह रहा हूं। जनाब चेयरमैन, इसके साथ ही फौरन बाद हमें समझना है कि दुनिया की मईशत के साथ आपकी मईशत जुड़ी होती है। आप दुनिया में साइलोस में नहीं रहते, आइसोलेशन में नहीं रहते, और दुनिया में होती हुई तब्दीलियां, माशी तब्दीलियां, उनका असर होता है। तारीख का एक और अलमिया कोरोना वायरस की सूरत में एक वबा, आलमी वबा, जिसने किसी को संभलने का मौका नहीं दिया, यकमुश्त सारी दुनिया को अपनी लपेट में लिया। बड़ी बड़ी मईशतें हिलकर रह गई, बड़े बड़े ममालिक सर पकड़कर बैठ गए कि कैसे मुकाबला करें। और ये वो मुल्क हैं जिनके पास ज़र मुबादला भी था। ये वो मुल्क थे
कि जिनके पास माशी इस्तेहकाम भी था, जिनके इदारे भी मजबूत थे, जिनके हाथ सेहत की सहूलियात भी थी, उनके मुकाबले में पाकिस्तान, उसकी सूरत हाल आपके सामने है। फर्क क्या था? एक मर्तबा फिर लीडरशिप, और इस लीडरशिप ने सिर्फ अपने हौसले, अपने अज़्म, पाकिस्तान के अवाम के एतमाद और मोहब्बत और मुश्किल फैसले करके इस मंझधार से भी इस कौम को निकाला। उन्होंने दुनिया की नकल आंखें बंद करके नहीं की, अपने हालात को देखते हुए, अपने हालात को देखते हुए फैसले लिए, और जो फैसला लिया बाद में दुनिया ने भी उसकी तायीद की और उसकी तकलीद की। और वो फैसला क्या था? वो फैसला था टू प्रोंग स्ट्रेटेजी। इंसानी जानों को भी बचाना है और रोजगार को भी बचाना है। दोनों पर इकट्ठी मेहनत करनी है, और इन दोनों पर इकट्ठी मेहनत हुई। यहां पर हेल्थ पर तो कभी तवज्जो दी नहीं आपने। कैपेसिटी बिल्डिंग का भी चैलेंज, वो सारे चैलेंज किए। और मैं एक मरतबा फिर इस मौके की मुनासबत से खराज तहसीन पेश करता हूं। जो फ्रंट लाइन पर हमारे डॉक्टर्स नर्सिस थे, उन्होंने भी लब्बैक कहा, और हम बतदरीज कोरोना के खिलाफ एक बेहतर हिकमत अमली के साथ आगे बढ़े। और उस वक्त रीजन में जो सूरत हाल थी वो भी आपके सामने है। पैनिक, लॉकडाउन्स, मईशत का सत्यानाश। यहां पर एनसीओसी का क्या, एक डाटा ड्रिवन पॉलिसी साजी, फैसला साजी, और एक प्रॉपर हिकमत अमली के साथ आगे बढ़ना। और दूसरी तरफ गरीब की बात तो बड़ी आसानी से करते हैं, गरीब के लिए काम भी करें, गरीब का एहसास भी करें, गरीब की मदद भी करें, और उसको अपना भी समझें। वो सिर्फ वोट डालने के लिए नहीं है, वो इस मुल्क का जीता जागता शहरी है, अटूट अंग है। उसके बगैर मुल्क तरक्की नहीं कर सकते। उसके खिलाफ सिर्फ जजीरे ही बनते हैं जो यहां बनते रहे हैं अशराफिया के, और वो जजीरे गुर्बत के गहरे समंदर के अंदर बैठे चैन की बांसुरी आप बजाते रहे। यहां पर 1800 अरब का रिलीफ पैकेज दिया गया, उसके रोजगार को बचाया गया, और जहां बेरोजगार हुए उनको रोजगार पर वापस लाया गया, सपोर्ट किया गया। नतीजा यह हुआ कि एक मुश्किल मरहले से हम एक बेहतर तरीके से निकले। जनाब चेयरमैन, एक नहीं 3 मरतबा 3 लहरें आई, और उन लहरों में आपका पड़ोसी भारत, जिसके इसी फ्लोर पर आप हमें मिसालें देते थे, उसने कोरोना से भी शिकस्त खाई, उसने मईशत से भी शिकस्त खाई, और दूसरी तरफ पाकिस्तान जो कोरोना के अगेंस्ट भी फतहयाब हुआ, जो मईशत के महाज पर भी फतहयाब हुआ। यह है फर्क लीडरशिप का, यह है फर्क नीयत का, यह है फर्क फैसला साजी का, और यह है फर्क जब आप फैसले पॉलिटिकल मफाद के बजाय मुल्क की मफाद की बुनियाद पर करते हैं। जनाब चेयरमैन, इन 2 साल के अंदर क्योंकि मईशत पर मुतवाज़ी काम हो रहा था, तो मईशत के अंदर किए गए इक़दामात के समरात भी नजर आना शुरू हुए। वो करंट अकाउंट याद है, $20 बिलियन का, वो सरप्लस हो जाता है, 800 मिलियन तक सरप्लस हो जाता है करंट अकाउंट डेफिसिट। इंपोर्ट्स पहले क्या था? इंपोर्ट्स, और इंपोर्ट्स खाम माल की नहीं, लग्जरी आइटम्स की, क्योंकि आपके पास तो पैसे हैं। मैं उस बहस में नहीं जाता कि पैसे आते कहां से थे। एक खास एलीट
मक्खन खाना है तो डैनिश होना चाहिए, जैम है तो स्वीडिश होना चाहिए, डबल रोटी है तो वो भी इंपोर्टेड होनी चाहिए। तो ये मईशत आप चला रहे थे। यहां पर जो लग्जरी आइटम्स हैं उनकी इंपोर्ट में कमी लाएगी और सेनेटर कोरतुलन प्लीज सुने जी। और एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए पूरी तवज्जो देगी। और वो कैसे मुमकिन था? आप इंडस्ट्री की तरफ देखें तो इंडस्ट्री का पहिया जाम, जंग आलूद, उस सिख इंडस्ट्री को, उस नाउमीद सनतकार को उम्मीद दी और उसको एक ऐसा बिजनेस प्लान दिया, उसको एक ऐसा बिजनेस एनवायरनमेंट दिया, उसको एक ऐसी मुआशी पॉलिसी दी कि वो जो जंग आलूद मईशत का पहिया था वो दिन रात चलने लगा, मुल्क की मईशत में, मुल्क की तरक्की में अपना हिस्सा डालने लगा और पाकिस्तान के एक्सपोर्ट में इजाफा हुआ। ये करंट अकाउंट का डेफिसिट कोई वैसे खत्म नहीं हुआ, इसके पीछे अनथक मेहनत है, लगन है और ताउन है अपने कारोबारी तबके का और पाकिस्तान की अवाम का। और एक और बहुत बड़ा फैक्टर, और मैं ये कोट करता चलूं कि फिगर्स बताते हैं, खुद यहां पर कोट भी हुए, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग 9%। नो सर, 9 महीने में 9% थी, 10वें महीने में 12.8% आपकी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग हुई है। यह भी एक तरीकसाज कदम है। जनाब चेयरमैन, इसका नतीजा और इसमें एक जो अहम फैक्टर है उसको हम नहीं भूल सकते, वो बहुत अहम है, वो है बैरूने मुल्क पाकिस्तानियों का हिस्सा पाकिस्तान की तरक्की के अंदर। उन्होंने इमरान खान की आवाज पर एक मर्तबा फिर लब्बैक कहा। यहां से तो डॉलर हमेशा बाहर ही जाते रहे, यहां से तो कैपिटल फ्लो आउटवर्ड ही रहा, मगर पहली मर्तबा रेमिटेंसेस की सूरत में रिकॉर्ड रेमिटेंसेस जो हैं पाकिस्तान में आई, $26 बिलियन की से अब जो कि बढ़कर $29 बिलियन तक पहुंची। रिकॉर्ड रेमिटेंसेस पाकिस्तान में आई। और आप कहते हैं कि पाकिस्तान, जो बैरूने मुल्क पाकिस्तानी हैं, उन्हें पाकिस्तान की सियासत का पता नहीं। आप किस दुनिया में रहते हैं? बैरूने मुल्क पाकिस्तानी, उनको पाकिस्तान की सियासत का भी पता है, पाकिस्तान की मईशत का भी पता है, और उनके दिल पाकिस्तान के साथ धड़कते हैं, और उनको पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस का भी पता है। उनको पता है किसके साथ खड़ा होना है, और उनको पता है कि किसने किन के गलत पॉलिसियों की वजह से वो बड़ा सलाहियत होने के बावजूद बराबर के मौके न मिलने के वजह से बैरूने मुल्क जाना पड़ा, मगर वहां पहुंचकर उन्होंने अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। और इस मौके पर मैं ये कहना चाहूंगा कि बैरूने मुल्क पाकिस्तानियों को, ओवरसीज पाकिस्तानियों को इंशाअल्लाह वोट का हक मिलकर रहेगा। वो सिर्फ ज़ेर मुबादला नहीं भेजेंगे, वो पाकिस्तान की सियासत का एक अटूट अंग बनेंगे और फैसला साजी में भी इंशाअल्लाह शरीक होंगे। जनाब चेयरमैन, जब नंबर सॉलिड हो, जब आपकी कामयाबी दिन के उजाले में नजर आ रही हो, तो फिर दुनिया भी उसका इतराफ करती है। क्रेडिट रेटिंग के हवाले से मूडी समेत जितनी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं, उन्होंने इसका इतराफ किया। हाल ही में जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट है कि आए पाकिस्तान में इन्वेस्ट करें, वहां इन्वेस्टमेंट का क्लाइमेट है। और खुद आपकी स्टॉक एक्सचेंज वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक एक्सचेंज बनकर उभरी। तो यह है कॉन्फिडेंस इकॉनमी के ऊपर। नतीजा क्या हुआ? यकीनन शुरू में मईशत की बहाली में टाइम लगा, मगर पिछले साल के मिड से और
मिड से वो समरात नजर आने शुरू हुए। यहां पे कहा गया कि ये कैसे हो सकता है कि 2% की प्रेडिक्शन, यकीनन आपको हैरानगी होगी, मगर ये फैक्ट है कि जहां दुनिया समझती थी कि 2% की यहां पर ग्रोथ होगी, वहां पर पाकिस्तान में तकरीबन 4% की ग्रोथ करके दिखाई। 4% की ग्रोथ कोरोना के बावजूद, आलमी कसाद बाजारी के बावजूद, तमाम तर चैलेंजेस के बावजूद ये करके दिखाया जनाब चेयरमैन। मगर ये तो शुरुआत है, अभी तो तरक्की का सफर शुरू हुआ है और अभी से हमें एक पैनिक नजर आ रहा है अपने अपोजिशन के जो दोस्त हैं उनकी सफ़ों में। आप IMF की बात हुई कि IMF ने ये कहा, IMF ने वो कहा, आप ये करेंगे, आपको वो करना पड़ेगा। नो सर, IMF के साथ नेगोशिएट भी करना जानते हैं हम। IMF के साथ बात करने का भी हौसला है हमारा और IMF के साथ हमारे नेगोशिएशन भी चलेंगे। हम IMF के प्रोग्राम में भी रहेंगे और हम मुल्क की मईशत को आगे भी लेकर चलेंगे। तो ये जो 4% ग्रोथ थी, ये तो बिगिनिंग है, ये बिगिनिंग है। अगले साल का हदफ 4.8 और आपको उससे अगले साल इंशाल्लाह आप देखेंगे ये 6 या 7% तक हम ग्रोथ को लेकर जाएंगे जनाब चेयरमैन। और ये हम करके दिखा रहे हैं, ये खाली नारे नहीं हैं, ये हार्ड फैक्ट्स हैं, ये फिगर्स हैं। इसके पीछे दुनिया भी उसकी तायीद कर रही है। आपको बदलते हालात को समझना पड़ेगा। तो अब क्या, अब सवाल यह पैदा होता है कि आगे का सफर क्या है जनाब चेयरमैन। इस बजट में जो बुनियादी बात है, इस बजट में जो बुनियादी बात है, जो कि हमारे बेशतर दोस्तों को शायद समझ नहीं आ रही, वो इस बजट की डायरेक्शन है। इस बजट का सब्जेक्ट, मरकज, महवर 40 से 60 लाख खानदान जो निचले और दरमियाने तबके में फॉल करते हैं, वो है मरकज इस बजट का। हमेशा यहां ट्रिकल डाउन वो भी होगा, मगर इस मर्तबा डायरेक्ट एड्रेस किया जा रहा है पाकिस्तान के गरीब और मुतवसत तबके को। कैसे? सबसे बुनियादी रिक्वायरमेंट छत। नारे तो बड़े लगे यहां पर छत देने के, मगर पहली मर्तबा कंक्रीट काम इमरान खान और PTI के दौरे हुकूमत में हुआ एक आम आदमी की छत के बंदोबस्त के लिए। जनाब चेयरमैन, 20 लाख रुपए तक एक आम आदमी लोन ले सकता है। 20 लाख रुपए तक, बहुत कम शरह सूद पर, और उसमें हुकूमत भी अपना हिस्सा डाल रही है। हुकूमत 3 लाख तक सब्सिडी दे रही है। 33 अरब रुपया एलोकेट किया जा रहा है। वही आदमी जो सारी उम्र, जिसका ख्वाब काश मेरी अपनी छत हो, वो किराए के मकान में गुजार देता है, आज वो उसी किराए के साथ अपनी उस छत का मालिक बनने के काबिल होने जा रहा है। ये कैसे मुमकिन हुआ? एक बड़ा काम जिसकी वजह से यह मुमकिन हुआ, वो बैंकिंग सेक्टर में रिफॉर्म था। यहां पर बैंक की क्या तारीख रही है, मैं पूछना चाहता हूं। आम आदमी ने कभी अपने आप को किसी बैंक के साथ उसका हिस्सेदार नहीं समझा। आम आदमी तो बैंक में दाखिल होते हुए, कर्जा तो दूर की बात है, घबराता था। यहां बैंक क्या करते थे? सियासी बुनियादों पर कर्जे देते थे, सियासी बुनियादों पर कर्जे, और वो कर्जे
हड़प होते रहे। यह भी इस मुल्क की तारीख रही है। यहां बैंक क्या करते रहे, एज ए टूल इस्तेमाल होते रहे। फेक अकाउंट से लेकर फॉरेन अकाउंट्स तक, मनी लॉन्ड्रिंग तक, ये बैंक सर्विस करते रहे। अब इन बैंक्स को रिफॉर्म किया जा रहा है, इस सेक्टर को रिफॉर्म किया जा रहा है, इसको खोला जा रहा है आम आदमी के लिए, एक काश्तकार के लिए, नौजवान के लिए, ताकि वो भी इससे इस्तिफादा हासिल कर सके, बेहतर जिंदगी गुजार सके। किस तरह? आज एक नौजवान को कर्जा चाहिए, 5 लाख तक कर्जा बगैर किसी कोलैटरल के, बगैर किसी इंटरेस्ट के वो हासिल करने जा रहा है। हर घर में टेक्निकल ट्रेनिंग, वोकेशनल ट्रेनिंग मुफ्त दी जाने का ऐलान हुआ है इस बजट के अंदर। और एक बुनियादी जरूरत सेहत, जनाब चेयरमैन, सेहत कार्ड आज से आपकी हेल्थ इंश्योरेंस है। केपी में हो चुका, पंजाब में तकरीबन यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस मुकम्मल होने वाली है। हम उम्मीद करते हैं कि सिंध और बाकी सूबे भी इसके मुतालिक गौर करेंगे। जनाब चेयरमैन, काश्तकार, यहां पर एग्रीकल्चर के नाम पर वडेरों और जागीरदारों को सहूलतें मुहैया की जाती रहीं। जिसने अपनी इनकम छुपानी है वो एग्रीकल्चर इनकम में अपनी इनकम छुपा ले। एग्रीकल्चर सेक्टर को एक आम काश्तकार के लिए नहीं खोला गया। इस हुकूमत ने इस बजट में हर फसल के ऊपर 1.5 लाख रुपए का कर्ज फसल की बुवाई के लिए और 2 लाख रुपए मशीनरी, ट्रैक्टर उसके लिए। 2 दफा फसल होती है साल में, 5 लाख बैंक उसको ऑफर करता है ताकि वो अपनी फसल बेहतर कर सके। जनाब चेयरमैन, यह है फर्क, यह है फर्क एक गरीब परवर बजट का और आपके माजी में हम जो, मैं उनको नुमाइशी बजट कहता हूं, नुमाइशी बजट्स का। अब मुल्क की तरक्की के लिए न सिर्फ एक काश्तकार के लिए बल्कि पूरे एग्रीकल्चर सेक्टर को रिवैम्प किया जा रहा है। गो कि एग्रीकल्चर सूबों के डोमेन में फॉल करता है, मगर हमने इस मुल्क को आगे लेकर जाना है। हम इस बात से जान नहीं छुड़ा सकते क्योंकि एग्रीकल्चर क्योंकि सूबों का सब्जेक्ट है तो हम कोई रोल प्ले ना करें। जहां पर वफाक की इंटरवेंशन की जरूरत है वफाक करेगी और इस हवाले से एक एग्रीकल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन प्लान वो सामने आया है ताकि किसान को सीड के हवाले से, बीज के हवाले से, पानी के हवाले से, खाद के हवाले से, टेक्निकल नो हाउ के हवाले से सहूलियात मुहैया की जा सके, वो अपनी फसल बेहतर करे। और फिर जब वो एक अच्छी फसल उगाता है तो उसके बाद वो कहीं आड़तियों की भेंट ना चढ़ जाए, उसकी मेहनत रायगा ना जाए, उसको उसकी फसल का पूरा मुआवजा मिले और वो आड़तियों और मिडलमैन की ब्लैकमेलिंग से बचे। तो उसके लिए स्टोरेज हाउसेस, साइलोज, कोल्ड स्टोरेजेस, इसका बंदोबस्त किया जा रहा है। और जहां एक तरफ ये काश्तकार को मदद करेगा, दूसरी तरफ ये जखीरा अंदोजों के लिए भी एक बुरी खबर है। जनाब चेयरमैन, इंडस्ट्री में जहां लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में बेहतरी आई, वहां पर नए एवेन्यूज भी देखे जा रहे हैं और सबसे अहम उसमें से सबसे अहम वो है आईटी सेक्टर। और आईटी सेक्टर ने परफॉर्म करके दिखाया। 40% ग्रोथ 10 माह के अंदर। अब आईटी सेक्टर को भी इंडस्ट्री का दर्जा दिया जा रहा है। वहां पर भी वो लोन हासिल कर सकते हैं, वहां पर भी 0 रेटिंग होगी, वहां पर भी उनको टैक्स की मराहत मिलेंगी। और पाकिस्तान का ये दुनिया इस वक्त नौजवान एंटरप्रेन्योर्स की दुनिया है।
हम तो खुशकिस्मत हैं एक लिहाज से कि हमारी 65% आबादी 30 साल से कम उम्र है। ये जो नौजवान है ये हमारा एसेट है, ये हमारी लायबिलिटी नहीं। और इस एसेट को हमने बेहतर शक्ल में आगे लेकर जाना है, इसके हाथ हमने मजबूत करनी है और उसमें सबसे अहम रोल आईटी का है। नौजवान कामयाब जवान प्रोग्राम के अंदर भी जहां पर ट्रेडिशनल हुनर सिखाया जा रहा है वहां पर क्रैश कोर्सेज हैं आईटी सेक्टर में भी, चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, क्लाउड कंप्यूटिंग हो, बिग डाटा हो, ताकि वो ये कोर्सेज कर सके। ये कोर्सेज करेंगे तो उनकी अहलियत बढ़ेगी और उनके मौके मुल्क के अंदर भी, क्योंकि यहाँ पर भी ऑटोमेशन होने जा रही है। अब आप ऑटोमेशन से नहीं जान छुड़ा सकते, ऑटोमेशन को आपको सामना करना है। ऑटोमेशन ही आके लेकर चलेगी और यही ट्रांसपेरेंसी की बुनियाद रखेगी इस मुल्क में। वो नौजवान मुल्क के अंदर भी उसकी खपत हो सके, सी पैक के मंसूबे आ रहे हैं उसमें भी उसकी खपत हो सके और बैरून मुल्क नौकरियों के जो मौके हैं वहां पर भी वो अपना हिस्सा ले सके। जनाब चेयरमैन, जब तरक्की की बात होती है, जब ग्रोथ की बात होती है, तो एक अहम चीज जो उसको फ्यूल करने के लिए चाहिए वो एनर्जी सेक्टर है। और यहां पर सर्कुलर डेट की बात हुई, बड़ी तल्ख तारीख है एनर्जी सेक्टर की पिछली दहाई में, कि जिस तरीके से यहां पर महंगे फ्यूल के ऊपर आईपीपीस के मुआहदे किए गए, आंखें बंद करके महंगे मुआहदे आईपीपीस के, कैपेसिटी पेमेंट्स बेड़ियां डाल दी आने वाली हुकूमतों के पांव में, अपने फायदे उठा लिए और मुल्क को एक न खत्म होने वाले गिरदाव में फंसा कर चले गए। जनाब चेयरमैन, आईपीपीस के साथ भी मुआहदे रिवाइज किए और कोशिश ये हुई कि मरहलावार सर्कुलर डेट में हर साल कमी लाई जाए। आज सर्कुलर डेट की जो ग्रोथ है वो 100 बिलियन कम है पीएमएलएन के आखिरी साल की निस्बत। और हम ये बताना चाहेंगे कि ठीक है, आईएमएफ की ये ख्वाहिश है, आईएमएफ की डिमांड है कि टैरिफ बढ़ाए जाएं, मगर इस हुकूमत ने, इमरान खान की हुकूमत ने आईएमएफ को बड़ा क्लियरली ये बता दिया है कि हम किसी सूरत में बिजली के नर्ख में इजाफा नहीं करेंगे। जनाब चेयरमैन, जहां पर हम इस मेस को मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं वहां पर हम आगे के रिक्वायरमेंट्स का भी ध्यान रख रहे हैं। यह फैक्ट है कि जब तक बिजली अफोर्डेबल नहीं हो, जब तक बिजली अफोर्डेबल ना हो सनत के लिए, तो सनत कैसे कॉम्पिटिटिव हो सकती है? तो इस मुल्क में सस्ती बिजली पैदा करना नागुज़ीर है। और दूसरी तरफ कैपेसिटी तो आप लगाते गए, ट्रांसमिशन का क्या किया, डिस्ट्रीब्यूशन का क्या किया? ना ट्रांसमिशन पे तवज्जो दी, ना डिस्ट्रीब्यूशन पे तवज्जो दी। तो हमारा दूसरा हदफ जो है ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के सिस्टम को बेहतर बनाना है। और तीसरा, चाहे सनत हो या ज़राअत, दोनों के लिए, एक को पानी चाहिए, एक को बिजली चाहिए, दोनों के लिए जब तक डैम्स पर काम नहीं होगा, जब तक डैम्स पर काम नहीं होगा, ये दोनों मसाइल हल नहीं हो सकते। और इस हुकूमत ने कंक्रीट काम किया है। 3 बड़े डैम्स तो धासू, जामिर बादशाह और मोहम्मद पर तो तेजी से काम जारी है, और दर्जनों ऐसे डैम्स हैं जो कि इसके साथ साथ बढ़ रहे हैं। नौकरियों की बात हुई, सैलरीज, नौकरियों की बात हुई। यकीनन
नौकरी देने से तो कोई इनकार नहीं कर सकता, अच्छी बात है, अच्छी बात है। भर्ती जहां जरूरत है वहां पर भर्ती भी होनी चाहिए। जनाब चेयरमैन, प्रॉब्लम किस वक्त आता है? प्रॉब्लम उस वक्त आता है कि जब आप सियासी बुनियादों पर भर्तियां करते हैं। प्रॉब्लम उस वक्त आता है कि जब यहां पर नौकरियां बिकती हैं। प्रॉब्लम उस वक्त आता है कि जब मेरिट की पामाली होती है, और जब मेरिट की पामाली के जरिए जब आप इदारों के अंदर ठूंसते हैं सिर्फ अपना पॉलिटिकल, अपने हलकों को ठीक करने के लिए। नतीजा, एक तरफ वो इदारे तबाह होते हैं और दूसरी तरफ वो नौजवान, उनकी सलाहियतें भी जंगालूद होती हैं। जनाब चेयरमैन, हमने इन नौजवानों को एक 9 to 5 डगर पर नहीं लगाना, इनके पोटेंशियल का पूरा फायदा उठाना है। प्राइवेट सेक्टर में भी रोजगार पैदा करना है, मईशत की ग्रोथ के साथ रोजगार पैदा करना है, इनकी स्किल्स को बढ़ाकर रोजगार पैदा करना है, एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ाकर रोजगार पैदा करना है, ताकि ये भी तरक्की करें और ये मुल्क भी तरक्की करे और ये मुल्क भी आगे बढ़े। और जो सैलिड क्लास है उसको हुकूमत नहीं भूली। उनकी तनख्वाहों में भी 10% इजाफा, पेंशन में इजाफा और कम से कम उजरत 20,000 रखी गई है। जनाब चेयरमैन, सूबों की बात हुई, तरक्याती बजट की बात हुई। मैंने पहले कहा था कि हम इंक्लूसिव ग्रोथ पर यकीन रखते हैं, सबको साथ लेकर चलने पर यकीन रखते हैं। पार्टियां डिफरेंट हो सकती हैं मगर तमाम सूबे इकाइयां हैं इस फेडरेशन की, और हमें इस बात का एहसास है और यही वजह है इसकी रिफ्लेक्शन आपको पीएसडीपी में भी नजर आती है। किस बजट को बढ़ाकर 900 अरब किया गया है और खसूसी तौर पर जो लेस डेवलप्ड एरियाज हैं उनके लिए एलोकेशन रखी गई है। सदरन बलूचिस्तान के लिए 20 अरब, सिंध के 14 अजला 19.5 अरब, कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान के लिए 25 अरब, और जो हमारा फाटा के दोस्त जिनका अक्सर बात होती है 54 बिलियन रुपीस, गिलगित बल्तिस्तान के लिए 40 अरब। तो हम यकीन रखते हैं एक मजबूत फेडरेशन और मजबूत इकाइयों पर, सबको साथ लेकर चलने पर। जनाब चेयरमैन, सोशल सेक्टर, हेल्थ, हायर एजुकेशन, जब से हुकूमत आई है दुगना बजट किया है हायर एजुकेशन का। क्लाइमेट चेंज जो कभी पॉलिटिकल एजेंडे पर ही नहीं रहा, आज दुनिया पाकिस्तान को उसके लीडिंग रोल के तौर पर देख रही है और क्लाइमेट चेंज के बजट में 16 गुना उसके बजट में इजाफा हुआ। एहसास प्रोग्राम 260 अरब, मैं उसकी डिटेल में नहीं जाना चाहता, वो यहां पर जब सानिया बात करेंगे अपनी बारी पर तो वो उस पर तबादला ख्याल करेंगी। और आखिर में चेयरमैन साहब, टैक्स कलेक्शन जब तक रेवेन्यू कलेक्ट नहीं होगा तो कैसे काम चलेगा? उसमें भी एक फंडामेंटल चेंज है। यहां पर क्या होता रहा, एफबीआर की मनमानी होती रही और जो टैक्स नेट में फंस गया एक दफा, वो हमेशा के लिए एक मुसीबत का शिकार हो गया। वो कहते हैं कि पेनीज वाइज पाउंड्स फुलिश, उन्हीं को दबाते रहो, उन्हीं को निचोड़ते रहो, उन्हीं से वसूलियां करते रहो, उन्हीं को हरासमेंट का शिकार करते रहो एफबीआर की। ये डगर खत्म। अब एफबीआर की हरासमेंट की कोई गुंजाइश नहीं, क्योंकि थर्ड पार्टी ऑडिट सिस्टम होगा। अब टैक्स गुजार सेल्फ असेसमेंट करेगा एक अपने सिंपल फॉर्म को पुर करके। और मिस्टर चेयरमैन, टैक्स बेस को बढ़ाया, 29 मिलियन नए टैक्स फाइलर आ चुके हैं और नतीजा क्या है कि 4,000 से ज्यादा टैक्स कलेक्शन, 4,000 बिलियन से ज्यादा करके दिखाई है।
और अगले साल का हदफ 5,800 जो रखा गया है, इंशाल्लाह ये भी आपको अचीव करके दिखाएंगे। सेल्स टैक्स, मैं उसकी डिटेल में नहीं जाता, उसकी चोरी रोकने के भी इंतजामात किए गए हैं। और वो क्या है? डाटा और टेक्नोलॉजी। पॉइंट ऑफ सेल्स का क्या, ताकि सेल्स टैक्स की चोरी को रोका जा सके। मिस्टर चेयरमैन, ये तो एक खाका था मुआशी। मैं ये कहना चाहूंगा कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने अपने मंशूर में और वजीर आजम इमरान खान ने अपनी कौम के साथ एक वादा किया था, दो नहीं एक पाकिस्तान, और ये बजट उस वादे के इफा की तकमील है। दो नहीं एक पाकिस्तान, जहां पर बराबर के मौके सबको, जहां पर बराबर की तरक्की सबके लिए। और जनाब चेयरमैन, जब लीडरशिप मजबूत इरादा रखती हो, अज़्म समीम हो, यकीन हो, अनथक मेहनत हो, अवाम के साथ मोहब्बत और एतमाद का रिश्ता हो, तो फिर कोई मुश्किल नहीं रहती। और ऐसी लीडरशिप के लिए इकबाल ने कहा था, यकीन मोहकम, अमल पैहम, मोहब्बत फातह आलम, जहाद जिंदगानी में यही है मर्दों की शमशीरें। जनाब चेयरमैन, असल बात है बिलीफ की, असल बात है यकीन की। आज पाकिस्तान की लीडरशिप, इमरान खान और उनकी हुकूमत, उनका यकीन कामिल है कि अल्लाह ताला ने इस मुल्क को बेशुमार नेमतों से नवाजा है। यह धरती सोना उगलने वाली धरती है। यहां के पहाड़, सहरा, दरिया, खेत, खलियान अल्लाह की नेमतों से माला माल हैं। और ना सिर्फ ये, इस धरती पे बसने वाले मेहनती, जफाकश और सलाहियतों के हामिल कौम है। और जनाब चेयरमैन, इसीलिए उम्मीद का सफर जारी है। एतमाद है अपने लोगों पर, एतमाद है अपनी मेहनत पर। अंधेरों से उजालों का ये सफर जारी है, क्योंकि हम जानते हैं कि जरा नम हो तो ये मट्टी बड़ी जरहेज है। साकी, शुक्रिया।